आपका एनालिसिस क्या है सर? अमित जी धन्यवाद। और देखिए, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो एक ज्ञान कोरोना काल में भी काफ़ी चला था कि वहाँ पर सेल्फ स्टाइल्ड लोग हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स बन गए थे, हेल्पलाइन चला रहे थे। कुछ सकारात्मक बातें थी, लेकिन यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये वैश्विक एक चुनौती है, निश्चित बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। कि पहली बात, अगर हम हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से बात करते हैं कि हिंदुस्तान जो है, इंडिया डज नॉट फॉलो अ प्योर मार्केट प्राइसिंग मॉडल। मतलब कि हम लोग डिटरमिन्ड नहीं होते कि जो फ्री मार्केट सिस्टम है डिमांड और सप्लाई वाला, तो वो बात बहुत जरूरी है, बहुत अहमियत रखती है। और साथ साथ कि ये बात समझनी चाहिए कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो एब्जॉर्ब कर रही हैं सारे लॉसेस रेदर देन पासिंग इट टू द कस्टमर, द एंड कंज्यूमर। तो 1600 करोड़ के आसपास प्रतिदिन अगर वो लॉस बर्दाश्त कर रही हैं तो अपने आप में इसके काफी मायने हैं। और साथ साथ जरूरी बात है कि इस समय पैनिक की आवश्यकता नहीं है। हाँ, निश्चित बात है कि मिडल ईस्ट एस्केलेशंस बढ़ते हैं, सीज फायर का उल्लंघन होता है, सीज फायर की जो सीमा है वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद निश्चित बात है कि ये चुनौती बढ़ जाएगी, लेकिन वो वैश्विक स्तर पर होगी। लेकिन पैनिक करने से समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। और जरूरी बात है कि इस समय मिलजुल कर, क्योंकि मैं जरूरी उल्लेख करना चाहूंगा और बड़े जिम्मेदारी से कर रहा हूं कि यूपीए 1 यूपीए 2 का भी जो कार्यकाल रहा, तो भले ही उसको तत्कालीन जब जो विपक्ष में थे एनडीए के नेता और बाकी राजनीतिक दल वो बोला करते थे पॉलिसी पैरालिसिस, लेकिन मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। या वहां पर भी जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे उनकी नीतियों के बदौलत, क्योंकि जो जिस बात का मैंने अभी उल्लेख करा है कि इंडिया डज नॉट फॉलो अ प्योर मार्केट प्राइसिंग मॉडल, डिमांड और सप्लाई की हम बात करते हैं। और भूलना नहीं चाहिए कि जब बड़ी बड़ी मुल्कों की अर्थव्यवस्था ग्रस्त हुई थी, इंपैक्ट हुई थी, कि जब ग्लोबल ये जो ट्रेड वॉर चला था चीन और अमेरिका के बीच, तो ये उसका सीधा असर पड़ा था। और यहां पर भी जो मिडल ईस्ट एस्केलेशंस, ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इस समय सीज फायर है, लेकिन फिर भी ये उसका असर कई मुल्कों को उसका सामना करना पड़ा है। तो यहां पर जरूरी बात है कि कई बातों का असर होता है, लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात करें एज ऑफ नाउ अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा उस चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ साथ जरूरी बात है कि एक जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है वहां ध्यान केंद्रित होना चाहिए, और साथ साथ हमारे ऑल्टरनेट जो सप्लायर्स हैं वो और पुख्ता होना चाहिए। और वही कारण है कि हम लोग सिर्फ एक मुल्क पर निर्भर नहीं हो रहे, जिसके कारण हम लोग इस समय जो ये चुनौती है उससे निपट पा रहे हैं। All right, sir, please stay with me. राहुल लाल जी के पास जा रहा हूँ, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। राहुल सर, अभी देखा जाए तो बंगाल में भी सेकेंड फेज का इलेक्शन बाकी है, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सब राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, असम में चुनाव हो गया। ये पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर। देख रहे हैं कि वहाँ कह रहे हैं कि भाई आप लोग तैयार हो जाइए, अब इलेक्शन खत्म होते सरकार कीमतें बढ़ाने जा रही है, पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा, सरकार ने इसलिए कीमतें कंट्रोल रखी क्योंकि इलेक्शंस हैं। लेकिन मैंने जो अभी सुबह से एनालिसिस की है, करीब मैंने 50 इलेक्शंस का एनालिसिस किया, लेकिन यदा कदा ऐसा मिला है कि इलेक्शन के बाद कीमतें बढ़ी हैं। ये कौन लोग हैं जो ये नैरेटिव सरकार के खिलाफ चला रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ने वाले, महंगा होने वाला है सब? अमित जी देखिए, आपने बहुत कुछ आंकड़े आपने बड़ी गंभीरता के साथ पहले ही अपने भूमिका में आपने रखे भी हैं कि जो तमाम हमारी तीनों ऑयल कंपनियां हैं उनके ऊपर कितना ज्यादा दबाव है, प्रत्येक दिन का दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर। 2-3 घटनाक्रम हम लोगों को बिल्कुल याद रखना चाहिए। 28 फरवरी 2028 जब ये युद्ध प्रारंभ हुई, उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की क्या प्राइसेस थे, उस समय शिपिंग के क्या चार्जेस थे, और आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो प्राइस बढ़ के कहां पहुंच चुके हैं। तो स्पष्ट है कि उसमें जमीन आसमान का एक अंतर वाली स्थिति दिखती है, नंबर 1। नंबर 2, रुपये की कीमत उस समय कहां थी। देखिए 28 फरवरी को आप देखेंगे तो रुपया लगभग 89 के आसपास था उस समय 28 फरवरी को, और अब बीच में तो 95 तक गया, लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो रुपया जो है 94 पे है। हम लोग विदेश से खरीद रहे हैं, और अगर रुपया इसी बीच में कमजोर होता है तो हमारे लिए उसकी लागत में और ज्यादा जो है कि एक्स्ट्रा जो है कि वृद्धि होती है। तो सेकंड फैक्टर ये है। अच्छा, क्या रुपया के मजबूत होने की कोई संभावना नजर आ रही है इस समय कि अचानक से रुपया मजबूत हो? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की स्थिति क्या रही 28 फरवरी से लेकर आज तक की स्थिति में? तो हम लोग को टोटल अगर आप जोड़े केवल और अप्रैल के तो शुरुआती 10 दिनों में ही हम लोग देखते हैं कि
लगभग 48,000 करोड़ रुपए की निकासी हो चुकी है। और अगर 28 फरवरी से लेकर 22 अप्रैल तक के आंकड़े अगर हम लोग जोड़े तो वो लगभग जो है कि 1,80,000 करोड़ रुपया की फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारत से निकासी कर ली है। उसके माध्यम से भी रुपये के ऊपर दबाव बन रहा है। हालांकि आरबीआई उसको मजबूत करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। तो ये कुछ ऐसे घटक हैं जिसके कारण से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव के बाद जो है कि महंगाई का जो है कि प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, इसके और कुछ आंकड़ों में जाना पड़ेगा। इस समय तेल कंपनियों के ऊपर दबाव है और वो उसको जो है कि जनता के ऊपर उस दबाव को नहीं दे रहे हैं। अब सरकार इस कब तक तेल कंपनियां को वो दबाव झेल सके। इस बीच में आपने ध्यान दिया होगा अमित जी की एक्साइज में डीजल पेट्रोल के ऊपर सरकार ने जो है वो 10 रुपये की राहत देते हुए तेल कंपनियों को थोड़ा सा उस जगह पे जो है कि उनको कुछ राहत देने की कोशिशें की बीच में सरकार ने कि कम से कम तेल कंपनियों के ऊपर कुछ दबाव ना आए। एक्साइज के रूप में वो घाटा कुछ सरकार ही सहन कर लेगी। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे की चीज है। देखिए, हमें लग रहा है कि जो लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं ये चीज, आपने कहा 50 से ज्यादा इलेक्शंस जो है कि अमित जी उसको आपने देखा और उसके आंकड़े कवर किए। लेकिन आखिरी बार रिटेल के प्राइसेस कब बढ़े, वो अप्रैल 2022 में बढ़े। उस समय आप अगर वो तिथियों को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद की संभवतः वो तिथियां होंगी, वो जब आखिरी बार जो है कि मार्केट प्राइस फिक्स थी। हमें भी देखिए, सोशल मीडिया पर स्थितियां चल रही है, क्या वो एक बार में बढ़ेंगी? हो सकता है कि एक बार में ना बढ़े। सरकार की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से खंडन आए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद, जो वर्तमान में जिस तरह से युद्ध लंबी खिंचती चली जा रही है, वैसे स्थिति में डीजल और पेट्रोल के दाम महंगे होने वाले हैं, ये मुझे भी दिख रहा है। हालांकि सरकार के पास कुछ रास्ते हैं जिसके माध्यम से अगर वो चाहें तो डीजल पेट्रोल के दाम ना बढ़ाएं। उनके पास रास्ते क्या हो सकते हैं अमित जी? देखिए, एक्साइज ड्यूटी में अगर हम लोग देखें 2014 से लेके अब तक, ईयरली आंकड़े हैं बिल्कुल, अगर आप कहेंगे बाद में तो मैं ईयरली आंकड़े भी रख दूंगा, सरकार की कम से कम जो है 35 लाख करोड़ के आसपास की कमाई हुई है। और इन तेल कंपनियों की कमाई 2023-24 तो इनके लिए बहुत शानदार कमाई रही है। इन तेल कंपनियों की कमाई भी अगर हम लोग जोड़ें तो इनकी कमाई जो है कि लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास की कमाई रही है। तो ऐसे स्थिति में सरकार और तेल कंपनियां, क्योंकि आपको ये याद होगा कि जब रूस से काफी सस्ते दर पे भारत ने जो है कि तेल आयात किया, उसको रिफाइनिंग करके उसको विदेशों में भी बेचा या फिर भारतीय बाजार में भी उसे बेचा गया, उसमें भी जो है कि तेल के मूल्य कम होने के जो है कि लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिले। लेकिन कम से कम तेल कंपनियों के पास उनकी आर्थिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हुई। सरकार ने तो जो सेस लगाए थे उसका सरकार कहती कि हमने तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रयोग किए। लेकिन अगर सरकार वो झटका सहने के लिए तैयार हो तो उस स्थिति में जो है कि शायद उपभोक्ता के पास ना जाए। लेकिन जो प्रत्येक दिन के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक, चूंकि युद्ध त्वरित तौर पर कोई खत्म होने वाली स्थितियां वो नजर नहीं आ रही हैं। अभी तक ईरान की तरफ से हम लोग कोई उत्साहपूर्ण स्थिति नहीं देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी लगातार बदलते हुए दिखते हैं। लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर की फिर से घोषणा हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि इजरायली हमले हम लोगों को लेबनान पे रुकते हुए नहीं दिखते हैं। फिर वो एक जो येलो लाइन दक्षिणी लेबनान में जो इजराइल ने बनाया है जिसके पीछे वो नहीं जा रहे, तो कई तरह के, और हॉर्मुज को लेके जहां अब तक तो ईरान की घेराबंदी थी, अब उसमें अमेरिका की भी घेराबंदी हो गई है। तो ये जो तनाव है, हॉर्मुज के भीतर जो हाहाकार की स्थितियां हैं, उसमें टेंशन घटने के लक्षण कम दिखाई दे रहे हैं अमित जी, और बढ़ने के लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्थितियों में तेल कंपनियों के ऊपर एक लंबे समय तक दबाव सरकार नहीं डाल सकती। हाँ, सरकार अपना खजाना अगर खोल दे कि नहीं ठीक है, भारत में महंगाई की स्थिति काफी जबरदस्त होगी, और सरकार अपने स्तर से जो है कि तेल कंपनियों को मदद करे, उसी स्थिति में डीजल पेट्रोल के दाम अभी वाले मूल्य के ऊपर रह सकते हैं। अन्यथा इस मूल्य पे डीजल पेट्रोल के मूल्य रहने बड़े मुश्किल चीज है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि भारत में जो है कि सीधे सीधे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो उठापटक होती है वो उससे जी राहुल, उपभोक्ता जो है कि बेचारे जो है कि अछूते रहते हैं। हम लोगों ने देखा अतीत में अमित जी कि बहुत बार डीजल पेट्रोल के दाम काफी घट गए, लेकिन उसका लाभ उपभोक्ता को नहीं मिला। लेकिन अगर इस विषम परिस्थिति में भी सरकार जो है उसी पुराने नीति को रखे कि कम होने पर भी लाभ नहीं मिलता, ज्यादा होने पर भी लाभ ना मिले, और पुराने सरकार में इसके मॉडल दिखते हैं हम लोगों को। ऑल राइट राहुल अमित जी, जी, प्लीज स्टे विद मी। अमित जी, विपिन खाली सर, मैं आपके एक- पास जी, पॉइंट टेकन, ऑल दी पॉइंट टेकन। विपिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बार बार ये कहा जाता है कि सरकार कोशिश करती है, लेकिन जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं विपिन जी, उनका भी नुकसान की एक लिमिट है। अब 1600 करोड़ रुपया प्रतिदिन एक कंपनी को नुकसान हो रहा है, और मार्च का डेटा बताता है कि 24 करोड़ रुपया प्रतिदिन, 2400 करोड़ रुपया प्रतिदिन
HPCL, IOC और BPCL ने उठाया है, तो उनकी भी कैपेसिटी है। सरकार कब तक उनको नुकसान करती रहेगी और सरकार कब तक सब्सिडी दे रही है? सरकारी खजाने का भी तो एक लिमिट है। फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ता रहेगा।